हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो मूल विधि के ऊपर है। यहाँ पर आपको मूल विधि का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने जा रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट और पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं, आज इस वीडियो का पार्ट 1 आ रहा है, तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं मूल विधि को, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से लगभग आप सारे क्वेश्चंस बना लेंगे मूल विधि के। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मूल विधि में है क्या। तो जो होता है ये है आईपीसी, यानी कि इंडियन पिनल कोड, हिंदी में से कहते हैं भारतीय दंड संहिता। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला हम इसे कहते हैं, इसे नीचे लिख लेते हैं। इसे सबसे पहले जो होता है सीपीसी, सीपीसी होती है सिविल प्रोसीजर कोड। फ्रेंड्स, इन वीडियो को देखने से ये फ़ायदा है कि ये लिमिटेड टाइम पीरियड की हैं और पॉइंट टू पॉइंट हैं और आप इन्हें आसानी से नोट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम डेली इस पर एक वीडियो आपके लिए अपडेट करें और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कंप्लीट करें। तो सबसे पहले होता है सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम हिंदी में व्यावहारिक न्याय प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है सीआरपीसी, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसे हम दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं हिंदी में। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है भारतीय दंड विधान 1860। फ्रेंड्स, इसका जो भी मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ उसे आप नोट कर लें कहीं अपने पास, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले जानते हैं, चलिए। अपराध एक ऐसा कृत्य है, ठीक है फ्रेंड्स, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध, तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात किसने कही गई है? समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल दोनों ही होता है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये बात की गई है स्टीफन के द्वारा कही गई है फ्रेंड्स। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी, ये पूछ लिया जाएगा कि ये किसने कहा है, तो ये स्टीफन ने कहा है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दूसरी उस पर। ये फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में मूल विधि का एक अच्छा खासा पार्ट क्लियर कर लेंगे। दूसरे जो है, इन्होंने एक और राइटर हैं जिनका नाम है केनी। इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइंस, ठीक है, ऑफ क्रिमिनल लॉ, आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल
लॉ। तो ये सवाल आ सकता है आपको, केनी ने किस किताब को लिखा है, क्योंकि ये मूल विधि से रिलेटेड है तो आपसे मूल लॉ की किताब पूछी जाएगी। तो आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, इसमें इन्होंने लिखा है, कुछ फ्रेंड्स में बातें लिख नहीं रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। इन्होंने अपनी किताब में जो इसकी परिभाषा दी है उस अपराध की, वो ये है, अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये केनी ने अपनी बुक में दी है ये ये अपराध की परिभाषा। और फिर आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अपराध कितने तरीके के होते हैं। तो अपराध जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं अपराध के लिए, मतलब 4 तरीके के नहीं, मतलब 4 तत्व होने चाहिए अपराध के लिए। कितने तत्व होने चाहिए? 4 आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि आपसे वो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अपराध के लिए कितने आवश्यक तत्व हैं, तो वो आपको टिक लगाना है 4। कौन कौन से तत्व होते हैं? मानव, ठीक है ना फ्रेंड्स, मानव तत्व होता है। ठीक है, आपराधिक मन स्थिति, ठीक है, कि उसने किस मन स्थिति में ये कार्य किया है। ठीक है ना, आपराधिक मन स्थिति। ठीक, आपराधिक कृत्य, और समाज पर इसकी क्या क्षति है, के प्रति इसकी क्षति। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो 4 तत्व होते हैं मेन। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारतीय संहिता की दंड धारा 1, अब बात करते हैं इसमें जो धारा 1 है, धारा 1 क्या चीज़ है, तो अब बात करते हैं धारा 1। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स में लिख नहीं रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, वो आपको समझने हैं, क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, पर अगर आप उन्हें सुन लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ तो आपके काम में रहेंगे। तो धारा 1 क्या है? धारा 1 में संहिता के नाम और उसके लागू नाम, ठीक है ना फ्रेंड्स, और उसके लागू के विस्तार, यानी कि क्या परिवर्तन है, से संबंधित है। ठीक है, ये आपके लिए धारा 1 है। एक सवाल लिया जाता है कि भारतीय दंड संहिता कब से लागू हुई थी, तो भारतीय दंड संहिता, ये इम्पोर्टेंट है, को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। एक सवाल ये पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सी दंड संहिता लागू होती है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में रणबीर दंड संहिता लागू होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं धारा 2। धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 ये कहती है कि जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। ये धारा 2 कहती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य भारत के अंदर आता हो, वो कहीं भी अपराध करता है तो वो इस दंड संहिता के अंदर आएगा, उसे इस दंड संहिता के थ्रू दंड दिया जाएगा। धारा 4 क्या कहती है? भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, वह चाहे जहां भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये धारा 4 कहती है, ये एक इम्पोर्टेंट है,
इसे आप नोट कर लीजिएगा कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा वह चाहे जहाँ भी हो ठीक है ना, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। ठीक है, ये आपकी धारा 4 कहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये धारा 4 इस बात को कहती है। धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 कहती है पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है, चाहे वह 1 दिन का हो या 100 वर्ष या उससे ऊपर। इस प्रकार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये धारा 10 कहती है कि चाहे कोई बालक हो, चाहे वो 1 दिन का हो या 100 वर्ष हो, उसके लिए पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और सेम इसी तरीके से स्त्री के लिए। भारतीय दंड संहिता धारा 21 लोक सेवक से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है। धारा 21 किससे संबंधित है, यहाँ ये पूछ लिया जाता है। तो ये लोक सेवक से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं धारा 24। धारा 24 क्या कहती है? ये धारा 24 जो है ये डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी की परिभाषा को वर्णित करती है। धारा 24 आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेईमानी की परिभाषा को किस धारा के द्वारा वर्णित किया गया है भारतीय दंड संहिता में। तो धारा 24 के द्वारा वर्णित किया गया है। इसकी जो परिभाषा इस धारा में दी गई है वो कुछ इस तरीके से है कि जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को संदोष अभिलाषा कृत करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कृत करे, तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। तो ये धारा 24 में आती है डेफिनेशन ऑफ डिसऑनेस्टी, या कह सकते हैं आप बेईमानी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि भारतीय दंड संहिता का एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम वहाँ पर एक टेस्ट लेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। बस आपको वहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको वहाँ पर टिक देना है और अपना एनालिसिस करना है कि आपको जो पढ़ाया गया है वो किस हिसाब से आपने पढ़ा है। और अगर आप यहाँ से पढ़ते भी नहीं है तो आप ज़रूर उस चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि ये ख़त्म होने के बाद वहाँ पर हम टेस्ट देंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और दूसरा उसके बेस्ड एनालिसिस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।